नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर और फायरमैन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF की जो है लिंक है जो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी का स्रोत जो है वो भारत से बाहर है। दोस्तों, हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत जो है ये भारत से बाहर है। तो दोस्तों, इसका स्रोत है कहाँ? तो दोस्तों, इसका स्रोत जो है ये तिब्बत में चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है, यानी कि हिमानी के पास है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है, और ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बृहत यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, बृहत हिमालय यानी कि जिसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं उसका दूसरा नाम हिमाद्री है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। दोस्तों, हमारी जो संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी है, उसका विस्तार जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर है। कहाँ? पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पर है। और पांडिचेरी कौन? हमारे संघ शासित प्रदेश जो है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों, पांडिचेरी की बात करें तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं। एक आता है पांडिचेरी व कराईकल, जो तमिलनाडु तट पर है, यानी कि पूर्वी तट पर ये वाला है। और एक यनम है जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। एक माहे है जो कि केरल के पश्चिमी तट पर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, कैप कमोरिन की बात करें तो कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट जो है ये कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कहाँ और किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, जो नरम दल और गरम दल थे, इनका विभाजन जो था वो दोस्तों 1907 में ये कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में होता है। कहाँ? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों, हम बात करें कि ये सूरत अधिवेशन की, तो दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? राज बिहारी घोष ने की थी। ध्यान में रखना आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था। यानी कि दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने लाया? तो लॉर्ड रिपन लाता है। कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। किसे? लॉर्ड रिपन को। और दोस्तों, लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो दोस्तों, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है। तो श्वेत पत्र जो है दोस्तों, ये हमारे भारत से संबंधित है। श्वेत पत्र की बात करें तो दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण, यानी कि विवरण को श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो दोस्तों, बात यह है 29 मार्च 1857 की, जो कि 34वीं बंगाल फैक्ट्री के मंगल पांडे ने विद्रोह की पहली गोली जो बैरकपुर में चलाई थी। किस में चलाई थी? बैरकपुर में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल जो है 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। और
जो 34वां रेजिमेंट था उसे भंग कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? यानी कि दोस्तों जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसके नाम की बात करें तो उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम था। दोस्तों बात करें फोर्ट विलियम की, तो दोस्तों ये फोर्ट विलियम जो था ये बर्दवान जिला एक था। वहीं के जमींदार जो शोभा सिंह थे उन्होंने ही विद्रोह के कारण अंग्रेजों से जो है ये 1696 ईस्वी में नई कोठी, यानी कि जो अपनी एक नई कोठी किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। और दोस्तों बंगाल के सूबेदार अजीम उस्तान ने ही 1698 ईस्वी में ये जो है अंग्रेजों से सुल्तानती और कलकत्ता और गोविंदपुर जो नामक 3 गांव थे, जो तीन गांव थे उन्हीं से जो जमींदारी प्राप्त की थी दोस्तों। और उसी जमींदारी के बाद दोस्तों इंग्लैंड के सम्राट और सम्मान में ये जो उक्त किलोबंद था, यानी कि जो जिसका प्रतिष्ठान जो था दोस्तों ये फोर्ट विलियम रखा गया था। यानी कि आशा करता हूँ आप लोगों को फोर्ट विलियम के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। और दोस्तों इसका प्रेसिडेंट जो था इसका पहला प्रेसिडेंट जो फोर्ट विलियम का वो चार्ल्स आयर था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 21 अप्रैल 1526 में होता है। दोस्तों यह युद्ध जो था ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर विजय मानी कि बाबर ये युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की हार होती है और इब्राहिम लोदी ही क्षेत्र में ही मारा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों दिल्ली का पहला जो है प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो जो था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। बात करें दोस्तों इल्तुतमिश की तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको ही दोस्तों भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों और जो सिंहासन पर बैठने वाले ये जो सिंहासन पर जब बैठा था दोस्तों तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही पहला ऐसा सुल्तान है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि केवल मालिक और सिपा सलार जो थे उनकी पदवियों से ही संतुष्ट था। यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हारनाफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों हम बात करें हारनाफ अफ्रीका की तो दोस्तों ये पूर्वी अफ्रीका में सींग के आकार का यानी कि तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जो है कुछ क्षेत्र शामिल हैं जैसे कि जिबूती, इथियोपिया है, इरिट्रिया है और सोमालिया है। यानी कि इसमें से कौन शामिल नहीं है? तो आप लोगों को हम बता चुके हैं कौन कौन शामिल है। तो इसमें जिबूती शामिल है, इथियोपिया शामिल है और क्या शामिल है? इरिट्रिया शामिल है और सोमालिया शामिल है। लीबिया नहीं शामिल है, इसके जगह इरिट्रिया शामिल है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पान्हो क्या है? दोस्तों मिलिंद पान्हो की बात करें तो दोस्तों यह एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पान्हो क्या है? तो दोस्तों यह एक बौद्ध ग्रंथ है। यानी कि जो इंडो ग्रीक शासन मिनेंडर था और बौद्ध भिक्षु नागसेन जो था यानी कि उसी के संवाद में रचित जो है एक ग्रंथ है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा है? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा है? तो दोस्तों जो लौह युग है ये हमारा चित्रित
धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा है। किसके साथ? चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो दोस्तों जो भारतीय प्रतीक यानी कि राज्य चिन्ह है उस पर जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यानी कि सत्यमेव जयते का अर्थ जो है दोस्तों ये सत्य की विजय होती है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दोस्तों प्रागैतिहासिक के अंतर्गत हमारा पाषाणकालीन सभ्यता आती है। कौन? हमारी पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक कालीन के प्रागैतिहासिक के अंतर्गत आती है। और दोस्तों बात करें उसमें जो उत्खनन यानी उत्खननों से जो प्राप्त उपकरण थे उनको जो भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन युगता, यानी कि जो संपूर्ण पाषाणकालीन युगता थी उनको 3 मुख्य चरणों में विभाजित कर दिया था। उसी में एक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी कि नव पाषाण काल था। तो उसी में से क्वेश्चन कह रहा है इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसी को लघु पाषाण काल कहा जाता है। कौन सा? लघु पाषाण काल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों ने कितना स्कोर सही किया है ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद।